नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को विकसित भारत मोदी की गारंटी रथ को हरी झंडी दिखाते हुए 24 के लोकसभा चुनाव की औपचारिक शुरुआत कर दी है। ये वीडियो वैन सारे देश में जाएगी और लगभग 1 करोड़ से ज्यादा सुझाव पत्र लिए जाएंगे जो 15 मार्च पार्टी मुख्यालय पहुंचेंगे। इन सुझावों के माध्यम से ही लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी अपना संकल्प पत्र बनाएगी। ऐसा दावा किया जा रहा है कि बीजेपी का भरोसा है कि समाज के सुझावों के माध्यम से 2024 में विकास के लिए एक लंबी छलांग लगाने के लिए अहम होगा और महत्वपूर्ण होगा। बीजेपी की रणनीति देश के लोकसभा क्षेत्रों में वीडियो वैन के माध्यम से लगभग 250 स्थानों पर समाज के विभिन्न वर्गों के साथ संवाद और सुझाव प्राप्त करने की है। इसके पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में बीजेपी संकल्प समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, विश्व मित्र भारत के सपने जो 2014 में अकल्पनीय थे, आज वो मोदी जी के नेतृत्व में साकार हो रहे हैं और अब भारत इस अमृत काल में विकसित भारत की ओर लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार है। जाहिर है, मोदी की गारंटी को केंद्र में रखकर और 2019 के संकल्प पत्र में जनता से किए वायदे जैसे धारा 370, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, कोरोना काल में लिए गए फैसले, 85 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री अमृत स्टेशन जैसी फ्लैगशिप योजनाओं के माध्यम से 2024 में एक बार फिर जनादेश के लिए अब जनता के बीच पहुंचेंगे और तब मोदी की गारंटी ही केंद्र में होगी। अब विपक्ष के पास इस गारंटी को विफल करने की क्या योजना होगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन लगातार जो रणनीति है उसको लेकर बीजेपी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और विपक्ष भी यहां पर अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, पहले आपको सुनाते हैं। वीडियो वैन के माध्यम से 2024 के चुनाव के लिए अगले 5 वर्ष के लिए जो लक्ष्य रखना है, उसके लिए जनता जनार्दन का आशीर्वाद और जनता जनार्दन के सुझाव यह लेने का हम सब लोगों ने निर्णय किया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, विश्व मित्र भारत, ये जो कभी 2014 में अकल्पनीय थी, आज वो मोदी जी के नेतृत्व में साकार हो रही हैं और अब भारत विकसित भारत की ओर इस अमृत काल में लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार हुआ है। वह भी हम सब लोगों ने देखा है। तो भारतीय जनता पार्टी 2024 की रणनीति में जुट गई है और ऐसे में गारंटी पूरी करने की तैयारी है और मोदी की गारंटी के नाम से ये वीडियो वैन निकलेगी और लगातार अब भारतीय जनता पार्टी अपनी 2024 की रणनीति से लेकर आगे बढ़ रही है और विपक्ष भी अपनी रणनीति को लेकर आगे बढ़ रहा है। देखना महत्वपूर्ण होगा लोकसभा को लेकर किसकी गारंटी चलती है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मोदी की गारंटी के साथ आगे बढ़ रही है, ऐसे में तमाम तरीके से अब रणनीति को लेकर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। और तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपसे तारुफ करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता अजय पाठक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। महाराष्ट्र अजय पाठक जुड़े हुए हैं और यूपी कांग्रेस प्रवक्ता अनिल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र दुबे जी, पहले मैं आप ही के पास आऊंगा और समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से अब लोकसभा चुनाव नजदीक आ गए हैं और भारतीय जनता पार्टी अब मोदी की गारंटी के साथ आगे बढ़ रही है और विपक्ष की रणनीति भी अपनी है, राहुल गांधी की न्याय यात्रा निकल रही है, तो अखिलेश और राहुल मिलकर भी विपक्षी गठबंधन में फिलहाल चर्चाओं में है। क्या कुछ आप देख रहे हैं, लोकसभा चुनाव नजदीक है, किसकी रणनीति आगे चलेगी और जिस तरीके से मोदी की गारंटी का लगातार चर्चाएं हैं, कितना असर ये जनता के बीच अगर ये वैन पहुंचेगी, जो रणनीति के हिसाब से वैन को रवाना किया गया है, वो असर पैदा करेगी? रविंद्र जी। देखिए ऋषभ, भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव जो 3-4 राज्यों के चुनाव हुए थे, उसी से लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी थी। उसी समय से उन्होंने मोदी की गारंटी, मोदी का मैजिक लेकर काम शुरू कर दिया था। देखिए 3 राज्यों में उन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं दिया था, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। वो मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा था और उसके बाद से ही उन्होंने उस एक तैयारी, प्रारंभिक तैयारी जिसे हम सेमीफाइनल कहते हैं, उस सेमीफाइनल में मोदी का चेहरा उन्होंने प्रोजेक्ट किया और उन 3 राज्यों में जीत हासिल की। अब देखिए जिस तरीके से मोदी की गारंटी को एक चुनावी नारा बना दिया है और हर विषय को लेकर मोदी का मैजिक बताया जा रहा है। देखिए एक छोटा सा रेल का ब्रिज हो या अंडरपास हो, इन छोटी छोटी चीजों का, स्टेशन का उद्घाटन हो या नहर का उद्घाटन हो, ये तमाम कार्य मोदी कर बताना चाह रहे हैं कि मोदी के नाम पर ही सारा काम चल रहा है। देखिए आज इस परिस्थिति ये है कि यदि नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने है
तो 4 या 5 मंत्रियों के नाम लोगों को पता होंगे। 72 में से कोई 4 या 5 ही मंत्री के चेहरे नाम हम सबको याद होंगे, किसी को भी याद नहीं होंगे। ये सारे काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं जो मंत्री कभी किया करते थे। तो ये देखिए, जनता में ये बात जरूर है कि मोदी की गारंटी है, राम मंदिर का मुद्दा है, ये तमाम चीजें हैं, लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि 2004 के इलेक्शन में भी जो अटल बिहारी वाजपेयी का चेहरा था और तमाम फील गुड का चेहरा था, कोई आदमी ये नहीं कहता था कि कांग्रेस या विपक्ष कहीं है दौड़ में, कांग्रेस खत्म हो रही थी। लगभग इसी तरीके की भगदड़ मची हुई थी। लेकिन हमको ये सोचना चाहिए वो अटल बिहारी वाजपेयी का दौर था। विपक्ष को ये सोचना चाहिए ये दौर है नरेंद्र मोदी और अमित शाह का, जिनके साथ तमाम चीजें हैं, तमाम हथकंडे जो चुनावी रणनीति 5 साल के लिए तैयार करते हैं, उनका बूथ मैनेजमेंट है, उस नजरिए से हम देखेंगे तो विपक्ष भी कहीं ना कहीं कमजोर नजर आता है। देखिए, उनका बूथ मैनेजमेंट की स्थिति ग्रामीण चलो, तो ग्रामीण चले लोगों में उन्होंने यदि 1200 का एक बूथ है तो उसमें से 600 या 500 कार्यकर्ता बना लिए। विपक्ष यहाँ भी जो कांग्रेस है वो संगठन लेवल पर अभी भी नहीं कर पा रही है। हमारे मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो प्रदेश अध्यक्ष बन गया है, लेकिन उनकी बॉडी नहीं बन पा रही है। जिले में अध्यक्ष बन गए हैं, 2-2 साल से बने हुए हैं, लेकिन वो अपनी कार्यकारिणी नहीं बना पा रहे हैं। ये कांग्रेस के साथ संकट है और ऐसे ही लगभग विपक्ष का भी संकट है। विपक्ष में जो क्षेत्रीय दल है वो संगठन के साथ साथ लड़ रहे हैं, लेकिन जहां सामने एक इतना बड़ा संगठन काम कर रहा है और उसके साथ रणनीतिकार लगे हुए हैं, अलग अलग स्तर पर काम चल रहा है, उनका संगठन अलग काम कर रहा है, सत्ता अलग काम कर रही है और उन सब के पीछे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ लगा हुआ है। तो इन सब चीजों से भिड़ने के लिए विपक्ष को एक मजबूत संगठन की जो जरूरत होना चाहिए थी वो दिख नहीं रही। देखिए, उन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया जरूर, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश जो भारतीय जनता पार्टी ने की थी, विपक्ष ने भी उसमें वही काम कर दिया कि इसमें एका नहीं है, उसमें भगदड़ मची हुई है। लेकिन अब जिस तरीके से सीटों के बंटवारे पर अचानक सब में सहमति बनती नजर दिख रही है, उससे लग रहा है कि इंडिया गठबंधन अभी भी दौड़ में आ रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि 380 से ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को 1-2-1 का सामना करना पड़ेगा। यदि ये ऐसा परिस्थिति बन जाती है तो भारतीय जनता पार्टी को भी थोड़ा सा वो सचेत रहने का काम करना पड़ेगा। यदि सीधी टक्कर होती है, जिन क्षेत्रों में सीधी टक्कर होना, यदि क्षेत्रीय दल वहां पर ज्यादा मजबूत है तो भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा कठिन सामना करना पड़ेगा। लेकिन यदि हम बड़े लार्जर इसमें देखें तो 2004 की परिस्थितियां हैं, लेकिन 2000 परिस्थिति में वहां के नेता अलग थे। देखिए, वो लोकतंत्र की बात करते थे, वो संगठन देश की बात करते थे। अब जो नेता है वो सिर्फ चुनाव की बात करते हैं, सत्ता की बात करते हैं कि सत्ता कैसे मिले, जीत कैसे मिले। देखिए, अमित शाह मध्य प्रदेश आए तो एक मैसेज देके चले गए कि तमाम विरोधी दलों के बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को पार्टी में शामिल करा लीजिए, आप विधायकों की चिंता मत करिए, विधायक हम लेकर आएंगे। तो जो उन्होंने बोला कि विपक्ष विहीन जो देश करना है उसके लिए वो सामने खुलकर कहते हैं, ऐसा नहीं कह रहे कि वो पीठ पीछे कह रहे हैं या षड्यंत्र कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप उन्होंने देखिए, मध्य प्रदेश में भाजपा ज्वाइनिंग कमेटी बन गई है। उस ज्वाइनिंग कमेटी का काम क्या है कि वो बूथ लेवल के छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से संपर्क कर रहे हैं। हर जिले में 3 लोग कमेटी बनाई हुई है, हर जिले में वो बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं। यदि बसपा का उपेक्षित कार्यकर्ता उससे बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी का कोई उपेक्षित कार्यकर्ता है मध्य प्रदेश में उससे बात की जा रही है। कांग्रेस के जो लोग बूथ लेवल के काम है, सालों से कांग्रेस में काम कर रहे हैं, उन सबको भारतीय जनता पार्टी में कार्यालय ला के झंडा भारतीय जनता पार्टी का पट्टा पहनाया जा रहा है। और इन सब बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी में भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा असंतोष है इन सब। जी बिल्कुल रविंद्र जी, देखिए तमाम बातें हैं, रणनीति पर बहुत काम करने की जरूरत विपक्ष को नजर आती है, लेकिन एक महत्वपूर्ण फैक्टर अगर गारंटी शब्द का यूज होता है तो मोदी के लिए होता है, नहीं प्रधानमंत्री के लिए। अगर विपक्ष के पास कोई पीएम फेस नहीं है तो क्या इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, या बिना पीएम फेस के ही जब तमाम जो क्षेत्रीय नेतृत्व जो दल हैं अगर उनका नेतृत्व क्षेत्रीय स्तर पर बेटर है तो बिना पीएम फेस के आगे अगर बढ़ते हैं तो क्या इसका फायदा विपक्ष को मिल सकता है? ये मेरे को बोलना? जी रविंद्र जी, आप ही से सवाल मेरा आपका। हाँ, देखिए, हमारे हिंदुस्तान के लोकतंत्र की भी यही खासियत है कि कोई चेहरा नहीं था। देखो, 1977 में इंदिरा गांधी भी बहुत बड़ा चेहरा था, तो 1977 में कोई विपक्ष का चेहरा नहीं था, कोई मोरारजी देसाई के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा गया था। अलग अलग गठबंधन होकर एक पार्टी बनाई, उस पार्टी का नेतृत्व में हुआ और कोई भी चेहरा नहीं था। देखिए, समाजवादी चाहे पार्टी विचारधारा हो, चाहे वामपंथी विचारधारा हो, इन सबने किसी चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा। 89 में भी देखिए राष्ट्रीय मोर्चा और वाम मोर्चा बना, कांग्रेस के खिलाफ राष्ट्रीय मोर्चा बना जिसमें बीजेपी नेतृत्व कर रही थी, उसमें शिवसेना थी, उसमें अकाली दल थे, वो राष्ट्रीय मोर्चा था। फिर उसके बाद वाम मोर्चा बना, उस वाम मोर्चा के साथ और समाजवादी धड़े के सबसे बड़ा चेहरा बने जो कांग्रेस से निकल कर आए थे, बीपी सिंह। बीपी सिंह बने और उनका प्रधानमंत्री कौन था? बीपी सिंह था। राष्ट्रीय मोर्चा का प्रधानमंत्री कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी थे। और वाम मोर्चा ने कोई प्रधानमंत्री नहीं दिया, लेकिन उन्होंने सारा गठबंधन एक राष्ट्रीय मोर्चा और वाम मोर्चा बना और जब सबसे ज्यादा सीटें मिली तो उसका नेता कौन बना? समाजवादी के घटक दलों के साथ मिलकर बीपी सिंह बने। तो देखिए, चेहरा कभी विपक्ष ने नहीं दिया है, जब भी चाहे वो कांग्रेस के खिलाफ रहा हो
अच्छा मोदी के खिलाफ भी वाली बात आ रही, तो अभी भी कह रहे हैं कि अलग अलग धड़ों के अलग अलग नेता है, क्षेत्रीय दलों का अलग नेता है। तो देखिए अभी चुनाव प्रारंभिक रूप से हमको दिख रहा है कि 350 से ज्यादा सीटों पर विपक्ष एकजुट हो गया है, तो उसका नेता नहीं है। देखिए एक तरफ राहुल गांधी कांग्रेस को लेकर चल रहे हैं, तो हर प्रदेश में कहीं ममता बनर्जी है, कहीं बीजू पटनायक है, कहीं अखिलेश यादव है। इन तमाम क्षेत्रीय दलों की अपना क्षेत्र में पकड़ है और वो अपने स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं। अब यदि उन्हें गठजोड़ बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं तो बीजेपी को सामना करना पड़ेगा। और देखिए बीजेपी के सामने बीजेपी का संगठन बहुत मौजूद है, उसका प्रचार तंत्र बहुत मौजूद है। जिस तरीके से वो तैयारी कर रहे हैं, उनके पास संसाधन है, दूसरे विपक्षी दलों के पास मुझे लगती है कि देखिए भारतीय जनता जनता की पार्टी कमी है जो उनके है पास, वो पैसे की कमी है, अब जमीन संसाधन पर की कमी उतरकर है, सक्रिय हो उसके गई है। बावजूद यदि वो संघर्ष जी तमाम तरीके जी आपको रोकना चाह रहा हूं मेरा बहन दुबे जी, मैं चाहूंगा थोड़ा समय भी हमारे पास आगे हमें मैनेज करना है। अजय पाठक जी मैं आपके पास आ रहा हूं। अजय जी जिस तरीके से पूरा रथ को आपने रवाना किया है और अब 2024 की लोकसभा की जो रणनीति आपकी है, सामने विपक्ष भी अब सक्रिय हुआ है, अखिलेश यादव राहुल गांधी सामने आए हैं और तमाम जो दल उनके सहयोगी उनसे बातचीत चल रही है, आम आदमी पार्टी से गठबंधन हो गया है और तमाम तरीके से अब अगर विपक्ष सक्रिय है तो जो आप नारा दे रहे हैं 400 पार का 370 भारतीय जनता पार्टी के बलबूते, उसमें कितनी मुश्किल आप देख रहे हैं कि चुनौती आपके लिए गठबंधन रहेगा? देखिए ऋषभ जी, भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती है ही नहीं। नरेंद्र मोदी के सामने, नरेंद्र मोदी जी ने पिछले जो 10 सालों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश में जो कर दिया वो सोच के बाहर है। इनकी 60-65 साल की सरकारों में जो नहीं हुआ वो उन्होंने करके दिखाया। और आम जनता जो है, भारत की जो आम जनता है, वो ये महसूस करती है कि इनके प्रधानमंत्री जब लाल किले से खड़े होकर के ये कहते हैं कि हम जब 1 रुपए देते हैं तो उसमें से 85 पैसे कांग्रेसी भ्रष्टाचारी खा जाते हैं और 15 पैसे जब नीचे तक पहुंचते हैं, ये इनके प्रधानमंत्री लाल किले से खड़ा होकर के कहते हैं। कांग्रेसियों के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, तंत्र तो उस समय पूरा कांग्रेस का था, 400 के ऊपर सीटें कांग्रेस के पास थी, सारे देश में सरकारें उनकी चलती थी। उसके बाद इसकी लूट कौन करता था? कांग्रेस के लोग, तंत्र में कांग्रेस थी, कांग्रेस लूट करती थी। आज 1 रुपया प्रधानमंत्री जी जब वहां से बेचते हैं तो गरीब के खाते में वो 1 रुपया पहुंचता है। ये मूल फर्क आया है कांग्रेस और बीजेपी में। आज बीजेपी भारत के प्रधानमंत्री जी के पीछे चल रहा है। कांग्रेस की सरकारों में दुनिया के पीछे दुबक के चलने की आदत थी भारत की। और भारत के का ये सामर्थ्य था कि दुनिया में अपने सामर्थ्य को दिखा करके अपने सबसे आगे चल सके, लेकिन ये सबसे पीछे चलने की कतार में खड़ा थे। लोगों के ऊपर डिपेंड होना ये कांग्रेस की आदत हो गई थी। आज भारत सिर्फ भारत के लोगों में नहीं, पूरी दुनिया में भारत अपने काम के लिए जाना जाता है, अपनी नीतियों के लिए जाना जाता है, अपने अनुशासन के लिए जाना जाता है और अपने विजन के लिए जाना जा रहा है। पूरी दुनिया के लोग भारत के विजन के कायल हो गए हैं। आप कल्पना करके देखिए कि दो देशों का युद्ध चल रहा है और उस युद्ध के अंदर दोनों देश 4 घंटे के लिए युद्ध को रोक देते हैं और वहां से भारत के बच्चे और भारत के लोग सुरक्षित बाहर निकल के आते हैं। ये भारत की नहीं, दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ है। क्यों हुआ है? ये 140 करोड़ जनता ने जो विश्वास दिया है भारतीय जनता पार्टी को, 30 साल बाद जो इस देश में पूर्ण बहुमत की सरकारें बनी है, भाई भतीजावाद से जो छुटकारा मिला है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां कांग्रेस ने चालू की, वही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को मुलायम सिंह। ठीक है अजय पाठक जी, ये बातें आप लगातार कहते आए हैं, मैं चाहूंगा चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। अनिल शर्मा जी आपके पास आ रहा हूं। पूरी दुनिया मोदी जी के पीछे चल रही है और मोदी की गारंटी भी इसलिए क्योंकि जो गारंटी दी जाती है वो पूरी होती है। साथ ही कैसे मुकाबला आप करेंगे, क्योंकि 2 लड़कों की जोड़ी भी अब काफ़ी सुर्खियों में है। जिस तरीके से आज जेपी नड्डा ने भी कल कहा कि जो 2014 के पहले जो मुद्दे अकल्पनीय थे, जो चीज़ें नहीं हुई थी, वो अब 2014 के बाद संभव हुई हैं और वो कर दिखाया गया है। चाहे धारा 370 का हवाला दिया, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का वो हवाला देते आए हैं। तो ऐसे में क्या कुछ आपकी रणनीति रहेगी और कैसे मुकाबला मोदी की गारंटी का आप करेंगे? ऋषभ जी, अपने मुंह में बिट्टू बल्ले की कहावत चरितार्थ हो रही है।
भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को भी मैं सुन रहा था, केवल कांग्रेस को गरियाने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं रह गया। भारतीय जनता पार्टी का एक तरफ दावा है कि 370 पार, 400 पार, बहुत बड़ा इनके सामने मुकाबले वाला कोई नहीं। लेकिन अगर मुकाबले में इनके कोई नहीं है तो एक प्रश्न खड़ा होता है कि क्यों जरूरत पड़ती है मोदी की गारंटी का बार बार प्रचार करने की। जनता इनके साथ है, वोट इनके साथ है, सरकार इनकी बनने जा रही है, लेकिन फिर भी ये इतने परेशान हैं। एक बहुत बड़ी घबराहट इनके बीच में विपक्ष के, बाद में प्रश्न कर लीजिएगा पाठक जी, मैंने आपको गंभीरता से सुना, सुन लीजिए। बड़ी घबराहट इन लोगों के बीच में है कि विपक्ष एकजुट कैसे हो गया। आपको याद होगा जैसे विपक्ष एकजुट हुआ, पहली मीटिंग पटना में होती है, तुरंत जब तक ये कहते थे कि एक अकेला सब पर भारी, यानी इनके साथ बीजेपी के अलावा कोई दल नहीं था, 38 दलों का दलदल निकलकर सामने आता है पहली बैठक। उसके बाद इंडिया गठबंधन के अगेंस्ट एनडीए गठबंधन दिखाई देने लग जाता है, जो एनडीए गठबंधन कई 10 सालों तक नजर नहीं आता। ये बहुत बड़ी घबराहट है। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, मैं कल का आपको दृश्य बताता हूं, परसों आगरा में राहुल गांधी जी की यात्रा थी, जिसमें राहुल जी और अखिलेश जी दोनों थे। जैसे जैसे यात्रा की 10-5 गाड़ियां आगे निकल जाती थी, उसके पीछे पुलिस प्रशासन तुरंत बैनरों को उतरवाने का काम करता है। बोलो तुरंत उतारिए, हमारा पीछे काफिला चल रहा होता है और पीछे काफिले में हम देख रहे होते हैं कि वो प्रशासन उन बैनरों को उतरवाने का काम करता है, जबकि भाजपा के बैनर महीनों से लगे हैं, उन्हें उतरवाने का कोई मतलब नहीं। भाई टैक्स दिया इन बैनरों पर भी, इन होर्डिंग्स पर भी, तो ये क्या है? ये घबराहट है, प्रशासन तंत्र का दुरुपयोग। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की 101 मोदी की गारंटी की बात करते हैं। अरे उंगली उठा लीजिएगा पाठक जी, बाद में जरा सुन लीजिए। ठीक है अजय जी, मैं आपके गंभीरता पास रखिए, आऊंगा, सुनना भी लेकिन सीखिए, हाँ, है ना। अब ये बात करते हैं मोदी की गारंटी की। मध्य प्रदेश में देखिए, जैसे ही सरकार बनी, सरकार बनने के बाद 170 योजनाओं को बिल्कुल पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। वो किसकी गारंटी थी साहब? जो पिछली सरकार की, आपकी सरकार ने योजनाएं चलाई थी, उन सरकार की योजनाओं को खत्म करने का काम किया। क्या यही मोदी जी की गारंटी है? देखिए अनिल जी, ये बात आप पहले भी कहते आए हैं, करते आए हैं। ठीक है अनिल जी, कुछ सवाल मेरे आपसे हैं, कुछ काउंटर क्वेश्चन आपसे कर रहा हूं। पुरानी पेंशन को खत्म करने का काम किया, ये मोदी जी की गारंटी। ठीक है अनिल जी, देखिए जिस तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी का जो गारंटी का रथ निकला है, वो जमीन पर जाएगा, देश भर में घूमेगा, लोगों से जुड़ेगा, सलाह मशवरा होगा, लोग भी अपनी बातें रखेंगे। ये रणनीति बीजेपी को लोगों के बीच पहुंचा रही है। लेकिन अब विपक्ष की क्या रणनीति है जो लोकसभा चुनाव को लेकर आप जनता के बीच अगर जा रहे हैं? क्या आपको जिस तरह की रणनीति के कोई आपने आगे का विचार किया है, कोई जनता के बीच आप जाने का जो आप लगातार निश्चित तौर पर कर रहे होंगे, लेकिन जब बीजेपी की रणनीति होती है उसका मुकाबला आप कैसे करेंगे? कोई स्पष्ट कोई रणनीति आपके पास इसे लेकर है? सबसे बड़ी बात है, 9 सवाल लेकर जनता के बीच में हम लोग गए हैं, और भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उससे पहले भारत जोड़ो यात्रा जो चली, उसका जो प्रारूप देखने को मिल रहा है, जनता के बीच में एक बहुत बड़ा संदेश हम लोग दे रहे हैं। और बूथ स्तर पर कमेटियों का जो गठन है, मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी संगठन सृजन अभियान के तहत पूरे भारत में कांग्रेस ने बूथ स्तर पर संगठन का गठन किया। एक एक गली मोहल्ले में हम लोग गए, लोगों की कुंडी खड़काड़ो अभियान चलाया, जनता हम लोगों के साथ आने को तैयार है। भारतीय जनता पार्टी को सिरे से नकारने के लिए तैयार बैठी है जनता, और यही घबराहट की वजह है। ठीक है, समय हमारे पास है, कोई रिएक्शन है पाठक जी? देखिए, कांग्रेस के पास बार-बार नीति है, ना नियत है, ना नेता है। कांग्रेस के पास राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कुछ बचा ही नहीं है। सिर्फ बचे हैं तो राहुल गांधी बचे हैं, और राहुल गांधी इस तरह के नेता है कि उनको चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी, मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सदैव से एसेट्स रहे हैं। जब तक राहुल गांधी का चेहरा सामने है, कौन सी जनता उनको वोट करने के लिए जाएगी? जहां वो जाकर के बनारस में आम पब्लिक को, आम नौजवानों को शराबी बोल करके आते हैं, उनकी ना भाषा उनकी देखिए किस तरह, किस निचले स्तर की भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं। आपने समझने का काम किया। राहुल गांधी जी निकले और वहाँ जो है गंगा से सड़क धोने का काम कर रहे हैं, गंगा माँ का अपमान कर रहे हैं। आप लोग, आप धर्म की बात करते हैं, जब वहाँ रात के समय नशे में अगर नौजवानों को देश के भविष्य को देखा तो क्यों ना कहेंगे उस बात को? और पूरा कांग्रेस
ठीक है, देखिए इस तरह की चर्चा आगे भी बहुत सारी की जा सकती है। रविंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है, आपने अपनी बात रख ली है, मुझे लगता है आपने दोनों ने जो बात अपनी रख ली है। रविंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, आखिरी प्रतिक्रिया आपसे लूंगा। अब जिस तरीके से कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन की जो रणनीति, जैसा कि अनिल जी बता रहे थे, मैं आपसे जानना चाहूंगा कितना ये काम आएगी, क्योंकि लगातार जो बीजेपी जमीन पर जा रही है, कांग्रेस बोल जरूर रही है लेकिन जमीन पर वो अभी इस तरह की रणनीति दिखाई नहीं दे रही है। कोई मुकाबला आप अभी फिलहाल देख रहे हैं, कोई ऐसी टक्कर आप देख रहे हैं जो आगे चल के टक्कर में तब्दील होगी, या फिर अभी अंतर थोड़ा ज्यादा दिखाई देता है? रविंद्र जी, हम सबको एक बात ध्यान देना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जहां भी चुनाव लड़ती है वो पूरे दमखम के साथ, पूरे उससे इस तरीके से लड़ती है जैसे उसका अंतिम युद्ध हो। आप समझिए, जिन राज्यों में भी चुनाव लड़ी, इवन वो नगर निगम के चुनाव भी लड़ती है, तो ऐसा लड़ती है कि उसके चुनाव ये अंतिम युद्ध है। तो उस युद्ध की बात है, मैं वो पिछले 5 साल लगातार तैयारी करती है, उसके संगठन के साथ काम करती है। हाँ, विपक्ष के साथ ये दिक्कत है, अभी थोड़ा सा दिक्कत है। हो सकता है उनके पास संसाधन की कमी हो, उनके पास फंड्स की कमी हो, तो उनका लोग क्या होता है, चुनाव के कुछ पहले आकर सक्रिय होते। उसके बावजूद भी यदि 3 राज्यों में, जो 4 राज्यों में चुनाव हुए, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और इन सब में, यदि कांग्रेस को बीजेपी से कुछ 10 लाख वोट ज्यादा मिला, तो विधानसभा के चुनाव थे। देखिए, ऐसा नहीं है, ये मत कहिए कि सब कांग्रेस थी और कांग्रेस ऐसा नहीं था। वो राहुल गांधी थी, वही प्रियंका गांधी थी जो प्रचार कर रहे थे। यदि उनको भारतीय जनता पार्टी से 10 लाख वोट ज्यादा मिले, 4 करोड़ 25 लाख या 26 लाख वोट बीजेपी को मिले, तो लगभग इतने ही 10 लाख वोट ज्यादा कांग्रेस को मिले। तो हमको देखना चाहिए कि जनता, ऐसा नहीं है कि जनता वन साइडेड है। हाँ, जब मोदी का फैक्टर आता है तो मोदी के फैक्टर आने पर विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में अलग अंतर आता है। हम मेरे को कुछ विधानसभा में को उदाहरण देखेंगे कि जहां कांग्रेस चुनाव जीतती है, उन सीटों पर भी 50,000 की लीड लोकसभा में मिल जाती है। ये मोदी का मैजिक था 2019 में, या 2014 की बात करें। अब 2024 में क्या राम मंदिर के मुद्दे पर भी वही मैजिक कायम रहेगा? क्या ये सबसे बड़ी बात, या डेवलपमेंट का इशू सबसे ज्यादा रहेगा? ये सबसे बड़ी बात। अब देखिए, जब विपक्ष ने एक नया प्रयोग किया है और जब गठबंधन बने हैं, तब कोई भी बड़ा दल रहा, उसे डेंट लगा, लंबा झटका लगा। क्या इस बार मोदी और अमित शाह की जोड़ी या नड्डा की जोड़ी या आरएसएस उस डेंट को बचाने में कामयाब होंगे? देखिए, पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 22 करोड़ वोट मिले, 90 करोड़ लोगों ने वोट, मतदाता थे, उसमें से 60 करोड़ ने वोट डाला। 60 करोड़ में से 22 करोड़ वोट बीजेपी को मिले, लेकिन बाकी के जो 40 करोड़ वोट थे वो अदर उधर बट गए थे। क्या ये संगठित वोट बीजेपी के पास, बीजेपी का वोट बीजेपी की तरफ चला जाएगा, या जो मोदी के खिलाफ में 40 लाख वोट पड़ा था वो संगठन का वोट अदर पार्टी के साथ साथ वो संगठन को मिलेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। यदि बीजेपी इस बात को रोकने के लिए रोकने में सफल होती है, तो ये बहुत बड़ा प्रयोग होगा और भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी सफलता। ठीक है, देखिए अजय जी, आपको ठीक है, नारा दे रहे हैं, उस 370 के नारे पर वो कामयाब होंगे। लेकिन यदि 2019 के चुनने पर जो राष्ट्रवाद का मुद्दा था और 40 करोड़ वोट मोदी के खिलाफ गया था, क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर, हम देखेंगे ये सबसे बड़े डेंट की बात होगी। क्या इसमें भारतीय जनता पार्टी इसको बचा पाएगी? सबसे बड़ा सवाल। कांग्रेस और बीजेपी का 250 कायम है, 250 जगह डायरेक्ट मुकाबला हुआ था। जहाँ डायरेक्ट मुकाबला हुआ था भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का, वहाँ हमने 50% से ज्यादा वोटों से चुनाव जीता था कांग्रेस। ठीक है, देखिए मुझे लगता है आपके तमाम तथ्य हैं, तमाम आपके तर्क हैं, लेकिन देखना महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ आगे का समय दिखाएगा। लेकिन देखिए, समय हमारे पास नहीं है। अजय पाठक जी, समय हमारे पास नहीं है। अनिल शर्मा जी, ठीक है, आप दोनों ने अपनी बातें रख ली हैं। अजय पाठक जी, समय हमारे पास इतना है। अनिल शर्मा जी, आप बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा, और रविंद्र जी आपका भी बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मोदी की गारंटी को लेकर ये रथ रवाना हुआ है और अब विपक्ष की भी रणनीति है, इस रथ को कैसे रोके, या फिर 2024 के लोकसभा चुनाव का जो विजय रथ लगातार बीजेपी का चला आ रहा है, कैसे विपक्ष इसको रोकेगा, इस पर भी सभी की निगाहें रहेंगी, या फिर किसी तरह की रणनीति को लेकर कोई मुकाबला दिखेगा, या फिर आगे जो भी स्थिति बनेगी उस पर सभी की निगाह रहेंगी। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।